ओके, चलिए फिर देखो, हम पढ़ रहे हैं फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज होगी क्लास नंबर 1, ठीक है। कल का थोड़ा मैंने इंट्रोडक्टरी वो पार्ट था, तो स्टार्ट कर लेंगे हम इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी का जो ही हम जब भी नाम आता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही हाफ ऑफ द पॉलिटी जो है वो छुपी हुई होती है, ठीक है। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लास में रेगुलर कंटिन्यू रहिएगा ताकि हम एक स्टार्ट से ही अपनी बेस बनाएंगे। स्टार्ट से ही आप अपनी बेस बनाओ और आगे फिर बिल्कुल भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। वैसे पॉलिटी को समझने में उतना वो डिफिकल्ट है नहीं, बस कुछ टेक्निकलिटीज होती है। क्वेश्चन भी हम कोशिश कर लेंगे कि जो भी हमारे एमसीक्यूज आए मैक्सिमम हमारे नोट से निकल के आए, ठीक है। देखो, कल मैंने आप लोगों के साथ एक पीडीएफ भी शेयर करी थी और आज मैं इस कदर से अपने नोट्स बना के लाया हूँ। स्टार्ट कर लेंगे इंडियन पॉलिटी का हम लेक्चर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से फ्रेम हुआ, कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन की, मैं अब वो रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो लेक्चर जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों हमें जरूरत पड़ी, किस लिए जरूरत पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत पड़ी। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है मैंने पहले ही बता दिया आपको। ये सेट ऑफ एक सेटअप होता है, किसका होता है सेटअप, रूल्स का होता है। इसमें लॉज होते हैं, इसमें रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। 10 मिनट के बाद आप खुद ही बताओगे मुझे कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन हमें जरूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। मैं पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल होता है, सेट होता है, एक कोड लैंग्वेज होती है, याद रखना कोड लैंग्वेज होती है। खासकर अगर हम अपने आइन की बात कर लेंगे, हाँ, हिंदुस्तान के आइन की बात कर लेंगे, एक कोडेड लैंग्वेज में हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक कोडेड लैंग्वेज में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया है, कुछ रूल्स बनाया हुआ है, कुछ लॉज बनाए हुए हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। किसके लिए दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, किसके लिए होता है? देखो, सिटीजन्स के लिए भी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये किसको हेल्प करता है गवर्न करने के लिए। एक गवर्नमेंट को, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को चलाने के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट जो मर्जी वो करे, वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को किसी बाउंड्री के अंदर काम करना होता है और वो बाउंड्री कौन सेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस है, कल भी मैंने बता दिया है आपको। एक लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है और एक जुडिशियल ब्रांच होती है। एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एक लेजिस्लेटिव ब्रांच और एक जुडिशियल ब्रांच। इन सबको अपने अपने पावर से, आपको पता होगा रोज न्यूज पे होता है कि आज पार्लियामेंट में ये बिल पास हुई, ये एक्ट बन गया, ठीक है। वो कहाँ से लाता है पावर? पार्लियामेंट को किसने बोला भाई आप लॉज बनाओ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है। ये पावर किसने दिया है? आर्टिकल 368 के अंदर, कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है आपके पास आर्टिकल 368 है, आप लॉज बना सकते हो, आप अमेंड कर सकते हो। किसने बताया? कॉन्स्टिट्यूशन ने। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज नहीं हुई होती लिखी तो हमारे लेजिस्लेचर में, हमारे पार्लियामेंट में लॉ नहीं बनते, ठीक है। यहां तक क्लियर? उसके बाद उस लॉ को एग्जीक्यूट करना, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना काम है एग्जीक्यूटिव बॉडी का। इस पे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे कि सपोज होम मिनिस्ट्री का कोई ऑर्डर बना, होम मिनिस्ट्री के लिए कोई एक्ट बना, होम मिनिस्ट्री के लिए कोई लॉ बना, उसका रिस्पॉन्सिबल होगा सबसे पहले उसका कंसर्न मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर। ओके, देखो लॉ तो हर एक एमपी जो है वो पास करेगा, उस पर वोटिंग होती है, ठीक है। वो खैर वो एक सेपरेट टॉपिक है, बस मैं आपको एक टच देना चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी बना। तो उस एग्जीक्यूटिव बॉडी का कंसर्न जो मिनिस्ट्री होगी वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी ग्राउंड में। क्या हमारा लेजिस्लेचर, क्या हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रही है, ये कौन देखेगा? ये हमारी जुडिशरी देखेगी, हमारा अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट देख लेंगे, ठीक है। क्या लेजिस्लेटिव बॉडी अपना काम कर रही है, किसके अंडर? कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंडर। क्या एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है वो अपना काम कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर? ये सब देखेगा हमारा जुडिशियल बॉडी। जुडिशरी को किसने पावर दिया कि आप इनके ऊपर नजर रखो? कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है जिसमें ऐसे लॉज रेगुलेशंस है जो एक कंट्री की गवर्नमेंट को रन करने के लिए मदद देती है। ओके, यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? टाइम जाया नहीं करिएगा प्लीज।
अनम्यूट करके आप जल्दी से बता सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ी हमें। 1947, ये सबको पता होगी, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले पहले हिंदुस्तान जो था वो ब्रिटिश रूल के अंडर था, ब्रिटिश रूल के अंडर था। तो वहां पे हिंदुस्तान के लोगों के लिए कोई आइन नहीं था, कोई लॉ नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं थी जो हिंदुस्तान के सिटीजन्स के फेवर में होता। यानी कि ब्रिटिशर्स ने एक रिग्रेसिव पॉलिसीज बनाई थी, हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर बहुत जुल्म व सितम किया था। तो हम क्या चाहते थे उन दिनों, हम यही चाहते थे कि हमें कोई कंसेशंस मिले, हम हमारे लिए भी कोई कंसेशंस हो जाए। तो उसके बाद एक आवाज आती है 1922 में। थोड़ा मैं आपको प्री इंडिपेंडेंस एरा बताता हूँ। 1922 में, कल भी मैंने आपको बता दिया, गांधी जी ने एक आवाज दी, बोला चलो कोई मसला नहीं, हमारी इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल है वो अलग है, सेल्फ रूल अलग है, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं वो अलग। फिलहाल के लिए आप हमारे लिए एक ऐसी चीज करो, आप हमारे लिए हमें अलाउ करो कि हमारे लोग हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, हमारे लोग मतलब इंडियंस। सो गांधी जी डिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1922, ये किसी भी बुक में आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। 1922 में गांधी जी डिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट देयर शैल बी ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, याद रखना, हिंदुस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, टू बी फ्रेम्ड बाय इंडियंस। कौन फ्रेम कर लेगा? हिंदुस्तान के लोग करेंगे, कोई ब्रिटिशर इस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो देयर शैल बी ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया टू बी फ्रेम्ड बाय इंडियंस, और किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए। ये 1922 में गांधी जी ने इसकी डिमांड करी, ओके। और इस कंसेप्ट को रेटिफाई कर रही है आईएनसी, एक्सेप्ट कर रही है और अपने रेजोल्यूशन में भी ला रही है 1935 में, ठीक है। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता होगा कि एओ ह्यूम ने फॉर्म किया था, और इंडियन नेशनल स्ट्रगल में, आप फ्रीडम स्ट्रगल में आप देखोगे इसका बड़ा रोल रहा है। खैर यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है कि 1935 में इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया आईएनसी ने, बोला बिल्कुल हिंदुस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। गांधी जी ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, कौन बनाएंगे? सिर्फ उसने बोला इंडियंस, क्या पूरा का पूरा हिंदुस्तान बनाएगा? किस तरह से बनाएंगे? उसके लिए एक इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एम एन रॉय ने 1934 में एक कंसेप्ट दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। किसका कंसेप्ट दिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। एम एन रॉय ने बोला अगर आपको अपना आइन बनाना है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू ही बनेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिंदुस्तान के लोग बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे हमारे लोगों की क्या डिमांड है, क्या एस्पिरेशन है, कौन कौन से राइट्स हम अपने लोगों के लिए रखेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो 1934 में कंसेप्ट आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो फॉर द फर्स्ट टाइम कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्लोड इन 1934 बाय एम एन रॉय। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। 1934 में कंसेप्ट आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसकी तरफ हम जाएंगे थोड़ा बहुत, ओके। जो मैंने आपको प्री इंडिपेंडेंस के बारे में बता दिया, ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। इसमें एक लिमिटेड पार्टिसिपेशन थी हिंदुस्तानियों की एक गवर्नेंस में, ठीक है। और उसके बाद मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 हुआ, इस पे मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, यानी कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रही थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, ये हिस्ट्री में आप फिर भी पढ़ोगे, ओके। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट है 1935। फिर आप यही देखोगे कि 1935 के मेन प्रोविजंस लाए गए आज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके। तो यहाँ पे देखो डिमांड रही, सबसे पहले गांधी जी ने डिमांड किया, एम एन रॉय ने 1934 में इसको क्या किया, एक कंसेप्ट दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और 1935 में डिमांड किया आईएनसी ने भी। तो अब एक स्ट्रांग आवाज आई, जब एक नेशनल लेवल की जब पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी ने भी डिमांड करी, हाँ भाई हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो अब ब्रिटिशर जो है थोड़ा मजबूर हुए। लेकिन हम सबको पता है ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान को आजाद करना नहीं चाहते थे, इंडिपेंडेंस देना नहीं चाहते थे। उन्होंने पहले 1940 में क्या किया, अगस्त ऑफर भेजा, अगस्त ऑफर को भेजा 1940 में। इसमें क्या बोला गया,
ब्रिटिश रिकॉग्नाइज्ड द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन बट डिलेड इट इज इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इन्होंने देख लिया जी, हिंदुस्तान की आवाज आई है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हिंदुस्तान को है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट उन्होंने ग्राउंड लेवल पे नहीं किया। लेकिन इस अगस्त ऑफर में भी इसको भी रिजेक्ट किया गया हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर्स ने, ओके। उसके बाद इन्होंने क्रिप्स मिशन को भी भेजा गया, ठीक है, जिसका हेड था सर स्टुअर्ट क्रिप्स, ओके। प्रपोज्ड इंडियन मूवमेंट इन पोस्ट वार गवर्नेंस बट ऑफर वाज रिजेक्टेड बाय इंडियन लीडर्स, ठीक है। इसको भी रिजेक्ट किया, क्यों? क्योंकि जब तक ना हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं, तब तक हम आपको ही ऑफर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स मजबूर थे, जी हाँ, इस टाइम जो है ब्रिटिशर्स मजबूर थे। हालांकि 1900 आप देखोगे 1920 1917 से आगे आगे, यानी कि 1920 से आगे आगे बहुत बड़ी डिमांडें रही थी, लेकिन ब्रिटिशर कभी इतने मजबूर नहीं हुए थे। इस टाइम क्या मजबूरी रही ब्रिटिशर्स की? सबसे इंपॉर्टेंट जो मजबूरी है वो है वर्ल्ड वार सेकंड 1939 में जो हुई। वर्ल्ड वार सेकंड में ब्रिटिशर्स चाहते थे, एक बार आया करो आप सब लोग, 1939 में जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोग हमारे साथ लॉयल रहे। अगर हिंदुस्तान ने बगावत की, जैसे 1857 में बगावत हुई, तो हम वर्ल्ड वार सेकंड में बड़ा कमजोर पड़ जाएंगे। अपनी माइक म्यूट करिएगा प्लीज, ठीक है। तो अब 1940 अगस्त ऑफर को भी रिजेक्ट हुआ, क्रिप्स मिशन भी रिजेक्ट हुआ, इंडियन लीडर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक ना हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के नहीं दोगे, तब तक हम आपके साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर होकर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान को हिंदुस्तान में भेजती है, और कैबिनेट मिशन प्लान ही हमें यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करके देता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देता है। यानी कि यूं कहेंगे कि हिंदुस्तान की ये जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट हुआ कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। कैबिनेट मिशन प्लान आया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, ओके। सो प्रपोजल द क्रिएशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट किया गया और क्रिएट भी करके दिया, फ्रेम करके दिया कैबिनेट मिशन प्लान ने। इसमें क्या होगा? कोई भी ब्रिटिशर बंदा नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कोई भी बाहर का लोग नहीं होगा, सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही अपने लिए, अपने लोगों के लिए क्या बनाएंगे? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एक आईन बनाएंगे, और उस आईन के तहत हिंदुस्तान की कंट्री जो है वो रन होगी, ठीक है। अब कोई भी बाहर का हमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? अब देखो, कल भी मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फ्रेम हुई, ओके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इसमें टोटल मेंबर्स थे 389। कितने मेंबर्स थे? 389। किसने बोला 389 रखो? ये कैबिनेट मिशन प्लान ने वहां से ही डिसाइड करके हमें दिया, ओके। इसमें भी कुछ इलेक्टेड थे, कुछ नॉमिनेटेड थे। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में बहुत फर्क होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। नॉमिनेटेड प्रिंसली स्टेटस में, यानी कि हमें पता है उन दिनों नॉमिनेटेड ये प्रिंसली स्टेटस भी हुआ करते थे, ठीक है। राजा अपना किसी भी बंदे को नॉमिनेट, वो इलेक्ट नहीं होता था, उस स्टेट के लोग इलेक्ट नहीं करते थे उस बंदे को। तो राजा की जो मर्जी थी, प्रिंस की जो भी मर्जी थी, जिस मर्जी बंदे को चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजता था, और वो रिप्रेजेंट करता था पूरी की पूरी स्टेट को, ठीक है। लेकिन ये 292 मेंबर्स जो थे ये इलेक्ट हुए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने अपने 292 मेंबर्स को भेजा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हालांकि यहाँ पे पूरी पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, कुछ रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी थी, ठीक है, लेकिन बहरहाल इलेक्ट हुए, लोगों ने चुना। लेकिन 93 को नहीं चुना, ठीक है, उनको नॉमिनेट किया गया। और 4 और भी थे जो नॉमिनेट हुए, ये चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से आए, थे जो चीफ कमिश्नर की प्रोविंस के अंडर आते थे, ओके, क्लियर यहाँ तक। लेकिन 14 अगस्त 1947, अब देखो, जब 389 मेंबर्स बना के दिया, 1946 की बात है, ठीक है। 6 दिसंबर 1946 की बात है, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी। उन दिनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक सिंगल यूनिट थी, अब तक पार्टीशन नहीं हुआ था। लेकिन 14 अगस्त 1947 में जब पार्टीशन होता है, जाहिर सी बात है इस 389 मेंबर्स में जो पाकिस्तान के रेजिडेंट्स थे या जो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नंबर रिड्यूस हुआ
299, ठीक है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मेंबरशिप रही 299। इसमें भी 209 जो है वो इलेक्ट होंगे, 70 जो है प्रिंसली स्टेटस से नॉमिनेट होंगे। क्लियर है यहाँ तक चीजें? क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से अनम्यूट करके बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से कोई। यस सर। ओके, तो चलिए, जो मैंने आपको बता दिया, इलेक्शन हुए, इलेक्ट हुए, इनडायरेक्टली इलेक्ट, यानी कि लोगों की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, लेकिन इलेक्ट बहरहाल इलेक्ट हुए, ठीक है। अब देखो, अब बनी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी बनी। क्यों बनी? हिंदुस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो अब इसकी मीटिंग भी होगी, इन मेंबर्स की आपस में मीट भी होगी। जैसे देखो, जैसे आपको पता है हाल ही में इलेक्शन हुए हमारे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के, तो मेंबर्स जब इलेक्ट हुए, उन्होंने ओथ लिया, उसके बाद वो उनकी मीटिंग हुई असेंबली में, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में हुई। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बनी, अब इन मेंबर्स को मिलना भी है। 6 दिसंबर 1946 को असेंबली बंद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है, याद रखना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है। और फर्स्ट मीटिंग होती है 3 दिन बाद, 9 दिसंबर 1946। इस मीटिंग में कोई ना किसी को प्रिजाइड करना है। मीटिंग का उसूल होता है कि एक हेड होता है, और किसको बनाया गया? डॉक्टर सचिनिंदा सिन्हा को बनाया गया इंटीरियम, या आप टेम्पररी प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन बना? डॉक्टर सचिनिंदा सिन्हा। क्यों बना इसी को ही? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या कोई और मेंबर नहीं था? बिकॉज, ये लिखो, नोट पे नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे जो क्लास में रेगुलर रहेगा उसको समझ आएगा हर एक चीज। बिकॉज ही वॉज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, याद रखना, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये पॉइंट लिख लेना अपने नोट्स पे, ठीक है। डॉक्टर सचिनिंदा सिन्हा को बनाया गया टेम्पररी चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। क्यों? क्योंकि वो सीनियर मोस्ट मेंबर था। तो किसने बोला सीनियर मेंबर? क्या सब छोटा बंदा था, उस बना सकते थे? ये फ्रेंच कन्वेंशन, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। क्यों सीनियर मोस्ट को? क्योंकि फॉलो हुआ फ्रेंच कन्वेंशन। फ्रेंच में जो सीनियर मोस्ट होता है उसको बनाया जाता था चेयरमैन या प्रेसिडेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है चीजें? आई होप यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। सो फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1940, डॉक्टर सचिंद्रा सिन्हा was appointed as the टेम्पररी चेयरमैन। लेकिन परमानेंट चेयरमैन भी चाहिए, परमानेंट प्रेसिडेंट भी चाहिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो इलेक्ट होता है, ठीक है। इसको नॉमिनेट, ये सॉरी, इसको हाँ नॉमिनेट किया था मेंबर्स ने कि इस हम सचिनिंदा सिन्हा को हम बनाएंगे अपना क्या, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। लेकिन फिर इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में क्या होता है, कब हुए इलेक्शंस? 11 दिसंबर 1946, और Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent president of Constituent Assembly। ये बात याद रखना, ठीक है। इलेक्ट हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और साथ साथ में और दो चीज भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पूछा जाता है, पूछा जाता है। एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी को बनाया गया, कोई बता सकते क्या बनाया गया? वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। नोट, बी एन राव को बनाया गया लीगल एडवाइजर। बी एन राव को बनाया गया लीगल एडवाइजर। किसका लीगल एडवाइजर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो नोट में इंपॉर्टेंट, वो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ही ऐड करते जाऊंगा। ओके, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही आवाज है आ रही लेकिन है? यस सर। स्क्रीन आ रहा है? नहीं, स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर। ओके, अब चेक कर लेना, ठीक है। समझ आया आप लोगों के साथ? जल्दी से बताओ, समझ आ गया? क्लास में एंजॉय करो क्लास को। ओके, स्क्रीन विजिबल है? नहीं सर। अभी भी विजिबल नहीं है? नो सर। यू आर, अभी तो विजिबल होना चाहिए यार। मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है?
नहीं No. नहीं सर एक सेकंड सर, आप भी चेक करो। अभी है जूम मीटिंग का ऑडियो दिखा रहा है सर बस। हाँ मतलब कुछ दिख रहा है ना, स्क्रीन हो रहा है शेयर। हम्म अभी देखो, हो गया स्क्रीन शेयर, यस नोट्स आ रहे हैं। नहीं नहीं अभी ओके कुछ भी नहीं चलिए, है अब आया। नोट नोट्स नहीं दिख रहे। यस सर आ रहे हैं। ओके चलो, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के, लेकिन यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट, देखो मैं भूल गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे और चीज याद रखो। 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ, और आप एक याद रखो, दो दो दिन इसको ऐड करते जाइएगा, ठीक है, नोट्स पे ऐड नहीं है लेकिन ये ऐड कर लेना। 11 दिसंबर 1940, क्योंकि नोट फिर बल्कियर बन जाता है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको भी स्किप नहीं कर सकते। 11 दिसंबर 1946 में क्या होता है, राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया परमानेंट प्रेसिडेंट। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट हुआ, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है, 11 दिसंबर। 30 दिसंबर 1946, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर 1946, नोट डाउन करिएगा इसको। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन ला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन लाई, ठीक है, नेहरू रेजोल्यूशन लाई, कहाँ पे लाई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, क्योंकि अब जो भी होगा, जो भी काम होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थ्रू ही होगा, ठीक। अब पहले आईएनसी रेटिव देखा, आईएनसी अप्रूव करती थी। सर आपका नेटवर्क कुछ इशू है, आवाज भी नहीं आ रही और स्क्रीन भी गायब। ये क्या हो रहा है, होस्ट कोई और बना, यूनुस सर बना शायद, मैं तो होस्ट नहीं हूँ इस वक्त। मोहम्मद मोहम्मद शफी। शफीक कौन है, होस्ट है, मुझे होस्ट बनाओ जल्दी से, मोहम्मद शफीक होस्ट बनाइए मुझे। ओके थैंक यू, चलो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अब देखो स्क्रीन आ रहा है, वेट, नहीं अब देखो आ गया स्क्रीन। यस ओके सर अभी रिकॉर्डिंग आ में गया। चलिए, चलो। 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पास किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास नहीं किया बल्कि लाया उसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। फिर पास करे ना करे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम है, ठीक है। फिलहाल अपनी राय दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के 3 मेन पिलर्स है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट थे। क्या क्या थे, इंटीग्रेटेड, अब आज के प्रेम्बल में देखोगे आप, इंटीग्रेशन आपको मिलेगी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सॉवरेनिटी, आज के टेबल में सॉवरेन इंडिया का नाम आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, ऑब्जेक्टिव में इंटीग्रेटेड सॉवरेन एंड रिपब्लिक, जिसे हम बोलते हैं इंडिया इज ए रिपब्लिक। सर क्या क्या हो रहा है ये, आ गई स्क्रीन, हो रहा है शो, होस्ट कोई और बना, होस्ट मोहम्मद शफीक क्यों बन रहा है, मुझे समझ नहीं 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 आता है। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। नहीं होस्ट तो मैं था ही नहीं। अब आपका देखो, नेटवर्क इशू है। हाँ आपका नेट, नेट अब बहुत देखो, वीक है। अब देखो शो हो रहा है। अभी शो जी हो रहा सर। है सर। ओके चलिए फिर, चलिए, इंटीग्रेटेड सॉवरेनिटी एंड रिपब्लिक, ठीक है, ये रेजोल्यूशन पास हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लाया गया, इसने लाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब इस रेजोल्यूशन को पास करना या पास नहीं करना काम है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का।
लेकिन जब इतना बड़ा रेजोल्यूशन लाया गया तो इसको कौन डिनाई कर सकता था, ठीक है। तो इसको पास किया, किसने पास किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कब पास किया? 22 जैन 1947। इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। 22 जैन 1947 में पास किया, ठीक है। लाया कब था? 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया, जिसके 3 मेन पिलर्स थे, इंटीग्रेटेड, सॉवरेनिटी एंड रिपब्लिक। अगर आप इन 3 पिलर्स को आज के प्रीएम्बल में देखोगे, ए डिट्टो वहां पे आपको मिलेगा, इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, ठीक है, या वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भी आपका प्रीएम्बल है उसमें इंटीग्रेशन भी मिलेगी आपको, उस पर सॉवरेनिटी कंसेप्ट भी मिलेगा, वो रिपब्लिक का कंसेप्ट भी मिलेगा। सो इन 3 पिलर्स में से ही हमने अपना जो प्रीएम्बल है उसको ड्राफ्ट किया। सो प्रीएम्बल या फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रेमवर्क है, मेन जो फ्रेमवर्क है हमारा, फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड। कहां से ड्राफ्ट किया? बाय द रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन है, कब रेजोल्यूशन पास हुआ? 22 जैन 1947, ठीक है। यहां तक ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब आएंगे हम अपनी मेन टॉपिक पे, यानी कि उससे आगे जो है और बड़ा टॉपिक है ये, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कब बनी? 29 अगस्त 1947, ठीक है। वेट, हाँ, 29 अगस्त 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनी। नीचे आपको डेट भी मिलेगा इसका। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टास्क दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करो, न कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था क्या करना? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। और इसके अंडर हम देखेंगे अब कमिटीज बनाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तकरीबन 22 कमिटीज बनाई, ठीक है, 22 कमिटीज बनाई। क्या? डिफरेंट टास्क दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस हिस्से को कौन कौन सी जो कमेटी है वो ड्राफ्ट करेगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो, उसका चेयरमैन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बताया गया क्या? टास्क विद प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा ही कंफ्यूजिंग एमसीक्यू यहां से आता है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग एमसीक्यू। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना किसका काम था, सिंपली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अगर क्वेश्चन आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को प्रिपेयर करना किसका काम है, ड्राफ्टिंग कमेटी का, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट करना एक अलग बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना अलग बात होती है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बताया ड्राफ्टिंग कमेटी को कि भाई आप एक ड्राफ्ट बना दो, फिर हम देखेंगे उस ड्राफ्ट में से हमें क्या लेना है क्या नहीं। हम मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखेगी उस ड्राफ्ट में से किस किस प्रोविजंस को हम कॉन्स्टिट्यूशन में बिठा देंगे, किस किस प्रोविजन को आउट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद और एक कमेटी है यूनियन पावर्स कमेटी। ये क्या करेगी? ये देखेगी सेंटर और स्टेट के दरमियान क्या क्या पावर्स रहेंगे। इसका चेयरमैन कौन है? जवाहरलाल नेहरू, याद रखना, ठीक है। और आज आप देखोगे जो हमारा 7th शेड्यूल है, जहां पे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंस लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में यूनियन सब्जेक्ट से, ठीक है, यानी कि यूनियन के पास क्या क्या पावर्स है, स्टेट के पास क्या क्या पावर्स है, ये हमारी यूनियन पावर्स कमेटी ने बता दिया। और इसका हेड कौन है? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स पे भी एक सब कमेटी बिठाई गई, जिसका चेयरमैन है जे बी कृपलानी, ठीक है। और उसके बाद एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरिया, इसका जो चेयरमैन है सरदार विल्लभ भाई पाटिल। खैर, अब आएंगे हम, इंपॉर्टेंट जो है इन सब कमेटी में से सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी रही है ड्राफ्टिंग कमेटी, याद रखना। अब क्या काम है ड्राफ्टिंग कमेटी का, कोई बता सकता है मुझे? जल्दी से अपनी माइक अनम्यूट करिएगा प्लीज। अभी मैंने समझा आप लोगों को। ड्राफ्ट करना सर। ड्राफ्ट बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बनाना, न कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया 29 अगस्त 1947। किसने बनाया? कोई बता सकता है मुझे? जल्दी से बताओ, शाबाश, फिर इंटरेस्टिंग क्लास बनेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। वेरी वेरी गुड। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने बनाया? पार्लियामेंट। क्या? नो नो नो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर पार्लियामेंट बनेगी हमारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया कैबिनेट मिशन प्लान ने, कैबिनेट मिशन ने बना के दिया। इसीलिए इसी तरह लिंक करना होता है।
फिर कभी नहीं भूल जाओगे आप, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बहुत सारे डिफरेंट कमिटीज बनाए, उसमें से एक की जो कमिटी है ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसका काम है ड्राफ्ट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके चेयरमैन है बी आर अम्बेडकर, ठीक है। बी आर अम्बेडकर, इसके 7 मेंबर्स है, ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स है। बी आर अम्बेडकर सबसे पहले कब बनाई, 29 अगस्त 1947, बी आर अम्बेडकर चेयरमैन है। ये आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट ये दो है, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएंगे, देखो, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णमा स्वामी अयर, के एम मुंशी, मोहम्मद साइदुल्ला, ठीक है। ये 5 मेंबर्स तो याद रखोगे, लेकिन इन दो को कभी नहीं भूलना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। एक ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर है बी एल मित्तर, इसकी डेथ होती है, इसको रिप्लेस करता है, इसके बदले आता है के माधव राव। के एम राव आता है बी एल मित्तर के बाद, और डीपी खैतान की जगह लेता है टीटी कृष्णमाचारी। डीटी खैतान की भी डेथ होती है, डीपी खैतान पहले ओरिजिनल मेंबर होता है, उसके बाद इसकी डेथ होती है 1948 में, और इसकी जगह आता है टीटी कृष्णमाचारी। कहाँ आता है, ड्राफ्टिंग कमेटी में, जो कि 29 अगस्त 1947 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाई, ठीक है। क्लियर है। अब देखो क्या होता है, अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बोला कि आप करो, ड्राफ्ट बनाओ। तकरीबन ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज विजिट किया। अब देखोगे हिंदुस्तान का जो आइन है, हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स ए बारो डॉक्यूमेंट। बहुत सारी कंट्रीज से हमने अलग अलग फीचर्स उठाए हैं। फेडरल फीचर कहीं और से, यूनिटरी फीचर विद स्ट्रांग सेंटर कहीं और से उठाया हमने, फंडामेंटल राइट्स कहीं और से लाया, इमरजेंसी पावर्स कहीं और से लाया। यानी कि कुल मिला के ये 7 मेंबर जो थे, अलग अलग कंट्रीज को विजिट किया, और बेस्ट सूट जो हिंदुस्तान के लिए, यानी कि हर एक कंट्री का इन्होंने ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, पढ़ा, और जो बेस्ट प्रोविजन हिंदुस्तान के लोगों के लिए था वो लाया यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज को इन्होंने विजिट किया, और ये पहली बार अपने इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया, कमेटी ने प्रिपेयर किया, और प्रेजेंट कहाँ करना है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। जो भी होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने लाना है, चाहे ठीक है गलत है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसाइड करेगी। कब इन्होंने सामने पेश किया, 21 फरवरी 1948, 29 अगस्त में बनाया, और 21 फरवरी 1948 में इन्होंने अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पेश किया, ठीक है। और 21 फरवरी 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 इस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्लास बाय क्लास देख रही है, यानी कि एक एक क्लास को एनालाइज करती है, एक एक क्लास को देख रही है। इसके ऊपर डिबेट्स एंड डिस्कशंस हुए, ठीक है। इस ड्राफ्ट, जब ये ड्राफ्ट लाया गया तो मेंबर्स ने आपस में डिस्कशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 299 मेंबर्स रह गए हैं, ये 7 मेंबर्स ने इस ड्राफ्ट को बनाया, तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर चर्चे होंगे, इसके ऊपर डिबेट्स होंगे। इन 299 मेंबर्स ये देखेंगे कौन कौन से प्रोविजन हम रखेंगे, किस किस प्रोविजन को नहीं रखना है। को लगभग 2 years 11 months and 18 days, ये बात याद रखना। It took Constituent Assembly 2 years 11 months and 18 to prepare the constitution draft, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद और देखो और क्या होता है, 7635 अमेंडमेंट्स वर प्रपोज्ड, प्रपोज किए गए थे। इतने अमेंडमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा गया, और इसको स्किप ही करो, ठीक है। अब ठीक है, चलिए आगे फिर। अब आएंगे हम एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। यहां तक क्लियर है चीजें, यहां तक क्लियर है चीजें। देखो, अब जब सारा कुछ तैयार है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इस ड्राफ्ट को क्लास बाय क्लास पढ़ा, सब चीजें किया, तो अब इस चीज को फाइनलाइज करनी है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बताना है हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रखेंगे। क्योंकि ये जो ड्राफ्ट बना, ये जो ड्राफ्ट सामने आए इनके, इसके ऊपर डिबेट्स हुए, इसके ऊपर डिलिब्रेशंस हुए, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को 2 years 11 months and 18 days लगे इसको बनाने में। किसको बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ड्राफ्ट तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया, लेकिन ये पूरा कंप्लीट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हमारा कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 में। ये आता है क्वेश्चन, व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडॉप्ट हुआ है 26 नवंबर 1949। एडॉप्ट का मतलब होता है हमने तस्लीम किया, हमारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किया, भाई ये प्रोविजंस हमें रखना है, एक फाइनल शेप दिया उस कॉन्स्टिट्यूशन को। और कब ये तैयार हुआ था,
26 नवंबर 1949, लेकिन ये इन्फोर्स नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ 26 नवंबर 1949 में। ये कब लागू हुआ? देखो, और इम्पोर्टेंट क्या बात रखो, 20 जनवरी 1940 ड्राफ्ट वाज साइंड बाय 284 मेंबर्स, 299 मेंबर टोटल थे। मेजॉरिटी का कंसेंट होना चाहिए था, लेकिन ये तो 284, यानी कि मैक्सिमम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, हाँ भाई हमें ये एक्सेप्ट है। लेकिन एनफोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन आता है, व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड, when was Indian Constitution adopted? Adopt हुआ है 26 नवंबर 1999 और एनफोर्स हुआ है 26 जनवरी 1950। क्यों भाई इतना टाइम, क्यों एक दो महीने बीच में क्यों गए? इंपॉर्टेंट रीजन है इसके लिए, क्योंकि ये एक याददाश्त थी, एक यादगार इवेंट हुआ था 1930 में। पूर्णा स्वराज बनाया गया था 1930 में, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक होम टास्क है। 1930 में किस सेशन आईएनसी के पूर्णा स्वराज मनाया गया? पूर्णा स्वराज मतलब होता है कम। क्या हो गया यार? होस्ट मुझे बनाओ जल्दी से। क्लियर है यहाँ तक चीजें? ओके, चलिए। सो 1930 में पूर्णा स्वराज मनाया गया था, ठीक है। आई होप यहाँ तक ही पढ़ेंगे आज, ठीक है। दिस इज सफिशिएंट, तो आप इसको रिवाइज कर लेना। कल हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखेंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग देखेंगे, किस तरह से वर्क किया। मैं अपना स्क्रीन जो है बताऊँ। अब किसी को कुछ पूछना है तो बताओ जल्दी से। क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है आप लोगों को? बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मजा है पॉलिटी पढ़ना। लेक्चर समझ आया आप लोगों को? प्लीज जल्दी से रिप्लाई करिएगा। यस सर। यस सर। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग कब हुई? इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैंने, उसके बाद फाइनल भी इन्होंने अक्टूबर में ही किया था प्रेजेंट, ठीक है, ताकि पब्लिक डिलिब्रेशंस के लिए गया, पब्लिक सजेशंस के लिए गया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीजें आप लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फर्स्ट सेकंड और 3 रीडिंग हुई थी इसकी, लेकिन वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि देखो, इंडियन पॉलिटी अगर आप उसमें, वो बड़ा बल्क बन जाएगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें, वो फिर भी मैं एक तो इसको बनाया है मैंने नोटिस, और जो उससे भी इंपॉर्टेंट लगता है फिर मैं नोट्स पे आपको ऐड करते जाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक चीजें? यस। और मैं यही दिमाग में रखता हूँ कि आप सब फ्रेशर हो पॉलिटी को लेके, हालांकि पॉलिटी का थोड़ा बहुत कंसेप्ट सबको होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप फ्रेशर हो इसके। बाकी किसी को कोई और कुछ जानना होगा, फीडबैक आप देख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने पॉलिटी बहुत बार पढ़ाई है, पहले पहले बैचेस में बहुत बड़ा बार पढ़ाई है, यूनुस साहब के एकेडमी में भी पढ़ाई है मैंने। बस सर बीच बीच में ये नेटवर्क इशू आ रहा है, बस ये प्रॉब्लम कर। ज्यादा ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हुई क्या? जी सर, ज्यादा हुई है। क्या आवाज नहीं आ रही थी या क्या हो रहा था? आवाज थोड़ी सर, थोड़ी रुक रुक के आ रही। नेटवर्क इश्यू हुआ होगा, नेटवर्क इश्यू हुआ होगा। बाकी क्लास समझ आई आप लोगों को? जी सर, बात समझ। रमीज वानी, उमर राशिद, आपको समझ आया? यस सर। ओके ठीक है, फिर हाँ, आज की क्लास को हम यहीं रखेंगे, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। ओके, नेटवर्क का देखना पड़ेगा।